हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर प्रतिदि कॉम्पिटिटिव क्लासेस। मैं हूं आपकी मेंटोर डॉक्टर पूनम शर्मा। आज हम डिस्कस कर रहे हैं आरपीएससी का कॉलेज लेक्चरर एग्जामिनेशन जो कि 2021 के अंदर आया गया था। क्वेश्चन नंबर 61, एनके बॉस डिस्कस द नेचर ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ विच स्टेट बेस्ड ऑन एंथ्रोग्राफिक डेटा। एनके बोस ने जब स्टडी करी थी अपने नर जातीय सामग्री के लिए, तो उन्होंने कौन सा आदिवासी एरिया ढूंढा था जिस पे उन्होंने काम करी थी। तो उनका जो एरिया था वो था उड़ीसा। 61 का राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 62, ट्राइबल लाइफ इन इंडिया बुक के लेखक कौन है? हु ऑथर द बुक ट्राइबल लाइफ इन इंडिया? इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा एन के बोस। ये बुक जो लिखी गई थी वो लिखी गई थी 1971 में। दूसरा आपका जो ऑप्शन है के एस सिंह, वो अपन अभी लास्ट ऑप्शन में पढ़ के आए हैं पीपल ऑफ इंडिया। ये 1992 के अंदर लिखा गया था। नेक्स्ट आपकी बुक है एस एल जोशी। इनकी जो फेमस बुक है वो बुक है रूरल सोशियोलॉजी की। ठीक है, ये 1999 में लिखी गई थी। रामन श्रीनिवास की जो बुक है वो बहुत आपको अच्छे से याद हो गई होगी कि उनकी जो फेमस बुक है वो है रिमेम्बर्ड विलेज, और ये लिखी गई है 1978 के अंदर। ठीक है, देखो ये कह रहे हैं ट्राइबल लाइफ इन इंडिया जो बुक है वो एन के बोस में लिखी गई है। अब आपको एक छोटा सा जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कंफ्यूजन होता है, वो क्या होता है, एक जो फेमस बुक है वो है ट्राइबल हेरिटेज ऑफ इंडिया। ये जो बुक लिखी गई थी, ये बुक लिखी गई है एस सी दुबे के द्वारा। ठीक है, इसमें क्या वर्ड आया है, हेरिटेज का। ठीक है, और यहाँ पे आया है ट्राइबल लाइफ का। देखो छोटा सा ही कंफ्यूजन है पर आंसर कभी कभी चेंज हो जाता है। ठीक है, और आपके मार्क्स कट जाते हैं, तो अपने को ध्यान रखना है ट्राइबल हेरिटेज से रिलेवेंट जो बुक आई है वो आई है एस सी दुबे, एंड ट्राइबल लाइफ से रिलेवेंट जो बुक है उनके ऑथर हैं एन के बोस। Question number 63. Which anthropologist tried present a single framework involving approach of ethnographers, Indologists and historian? इन्होंने बोला मानवशास्त्री, कौन सा मानवशास्त्री है जिसने एथनोग्राफी और इंडोलॉजिस्ट और हिस्ट्री जो दृष्टिकोण को सम्मिलित करते हुए एकल रूपरेखा को प्रस्तुत करने का प्रयास किया? जो उसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा एन के बॉस। एन के बॉस ने इनको सबको एक रूप में प्रस्तुत किया, क्योंकि एनका बोस का जो पर्सपेक्टिव था वो सिविलाइजेशन का पर्सपेक्टिव था। सभ्यतावादी प्रारूप जो है वो एन के बोस का रहा है। इसलिए डेविड हार्डीमैन की बात करते हैं तो इनका जो पर्सपेक्टिव है वो है सब अलट्टन दलितवादी परिप्रेक्ष्य जो है वो हार्डीमैन का रहा है। आंध्र बेतेई का जो काम रहा है वो साउथ इंडिया पे काम रहा है। ठीक है, और जो ए आर देसाई है वो आपको याद हो गए होंगे कि इन्होंने नेशनलिज्म के ऊपर काफी वर्क किया है। ठीक है, तो 63 का जो राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 3 एन के बोस। क्वेश्चन नंबर 64, सुरजीत सिन्हा वर्क वाज मेनली बेस्ड ऑन। इनका जो फर्स्ट ऑप्शन है कि सुरजीत सिन्हा का जो काम है वो किसके ऊपर बेस्ड था? पहला ऑप्शन है आपका सोशियोलॉजी ऑफ डेमोग्राफी। देखो डेमोग्राफी की जो होती है वो ह्यूमन पॉपुलेशन के ऊपर बेस्ड होती है। ठीक है, ह्यूमन पॉपुलेशन जो होता है जिसकी पर्टिकुलर आपकी साइज हो और आपका उसका आपस में कंपेनियनशिप क्या हो, वो सारी आपकी जनानकीय जनसांख्यिकीय समाजशास्त्र के अंदर काउंट होगा। दूसरा आपका ऑप्शन है ट्राइबल कास्ट कंटिन्यूम। इनके ऊपर इन्होंने काम किया है, ट्राइबल मूवमेंट्स के ऊपर काम किया है, फील्ड स्टडीज की है। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा बी सी डी। 64 का जो राइट ऑप्शन आ रहा है बी सी डी, सी ऑप्शन। Question number 65. Who among the following believe that tribes should have culture autonomy? Cultural autonomy जो है सांस्कृतिक स्वायत्तता, ये किसने कहा था? ये आपके कहा है सुरजीत सिन्हा ने। ठीक है, डीपी मुखर्जी आपके इंडियन मार्क्सिस्ट थे। ठीक है, और एन के बोस का जो पर्सपेक्टिव रहा है वो सिविलाइजेशन का पर्सपेक्टिव रहा है, और उनकी जो बुक है उन्होंने रूरल सोशियोलॉजी के ऊपर काफी काम किया है, रूरल सोसाइटीज के ऊपर उन्होंने काफी काम किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं। विच वन द फॉलोइंग ट्राइब स्टडीज बाय एस एल जोशी? देखो एस एल जोशी में लास्ट ऑप्शन में लिखा है कि इन्होंने रूरल सोसाइटी रूरल सोशियोलॉजी के ऊपर काफी काम किया है, और इनकी जो उन्होंने जिस जाति के बारे में अध्ययन किया है वो किया था
भील्स के लिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं गारो। गारो जो जनजाति है वो आपके पाई जाती है मेघालय, आसाम, मेघालय, आसाम, त्रिपुरा, ठीक है, नागालैंड वगैरह में। आपकी जो बोडो जनजाति पाई जाती है वो आपके आसाम एंड उसके जो ट्राइब्स एरिया होते हैं वहां पे पाई जाती है। ठीक है, और जो भूटिया जनजाति है वो आपकी पाई जा रही है सिक्किम में। ठीक है, ध्यान रख लेना, कभी कभी एरिया भी पूछ लेते हैं कि बोडो जनजाति कहाँ पाई जा रही है या भूटिया कहाँ पाई जा रही है, तो एरिया वाइज भी आपको थोड़ा सा लर्न होना चाहिए। ठीक है, 67 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। विच परस्पेक्टिव बेस्ड ऑन द असेप्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी यूनिक एंड देयर सोशल इंस्टीट्यूशन कैन बी बेटर स्टडी थ्रू द टेक्स्ट। ये कह रहा है कि जो टेक्स्ट के थ्रू हम स्टडीज पढ़े जा रही है या जो भी हम कृतियों के द्वारा समझ पा रहे हैं कि हमारी सोसाइटी कैसे होनी है, हमारे रिचुअल्स कैसे होने, हमारे ट्रेडिशन कैसी होनी चाहिए, उस पर्सपेक्टिव को, उस थ्योरी को क्या कहते हैं? तो उस थ्योरी को कहते हैं आपकी इंडोलॉजिकल थ्योरी, भारतीय विद्याशास्त्रीय थ्योरी। ठीक है, सभ्यतावादी जो दृष्टिकोण होता है उसके अंदर क्या हो जाता है कि संस्कृति का जो भौतिक स्वरूप होता है वो सभ्यता होता है। संस्कृति हमें दिखती नहीं है, ठीक है, उसका कोई मूर्त रूप नहीं होता है, जैसे हम टच नहीं कर सकते हैं, पर जिनको हम टच कर सकते हैं कि जैसे मोहनजोदड़ो की सभ्यता कैसी थी, हड़प्पा की कैसी थी, वहाँ के बर्तन, वहाँ का निवास स्थान, वहाँ के महल, कपड़े लत्ते, ये सारी चीजें आपके सभ्यतावादी दृष्टिकोण के अंदर आती है। वहाँ का सांस्कृतिक, वहाँ का पारंपरिक कल्चर कैसे हुआ करता था। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है सबअल्टन थ्योरी। सबअल्टन थ्योरी के अंदर क्या बताया जाता है आपको? ये बताया जाता है कि जो दलित लोग हैं, जो नीचे के तबके जो लोग हैं या जो नीची जातियां हैं, वो उनका जीवन, उनका निम्न जीवन स्तर, उनका कल्चर वो किस हिसाब से रहता है, किस हिसाब से उनके एजुकेशन सिस्टम रहता है, या वो उच्च जातियों के समाज में किस प्रकार से अपना प्रभाव बनाए हुए रह रही है, अपना वजूद बनाए हुए रह रही है। ठीक है, एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शनलिज्म जो थ्योरी होती है वो होती है आपकी सोसाइटी को डेवलप करने के लिए कि एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड है ना, और एक दूसरे के साथ कैसे एक दूसरे से काम करते हुए एक सोसाइटी का निर्माण कर रहे हैं, ग्रुप का निर्माण कर रहे हैं जो कि सामाजिक व्यवस्था को पूर्णता प्रदान कर रहा है। ठीक है, तो जो परिप्रेक्ष्य बताता है टेक्स्ट के द्वारा, पुराणों के द्वारा, कृतियों के द्वारा, वो आपका इंडोलॉजिकल टेक्स्ट पर्सपेक्टिव होता है। ठीक है, 68 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट को आपके ऑथर्स के साथ मैच करना है। पहला आपका ऑप्शन जो है कॉन्सेप्ट वो आ रहा है संस्कराइजेशन। संस्कराइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया है एम.एन. श्रीनिवास ने। ये है कि कोई भी नीची जात उच्च जाति के अनुसरण करने लगती है, उनका पहनावा, उनके कल्चर, ऑल आर थिंग्स का अनुसरण करने लगती है, तो उसको संस्कराइजेशन लेते हैं। दैट मीन ए का 4। ठीक है, दूसरा जो आपका ऑप्शन आ रहा है प्योर एंड इम्प्योर की जो कॉन्सेप्ट है वो आपकी दी थी लुइस डूमा ने। लुइस डूमा का भी इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव था और उन्होंने ये जो प्योर एंड इम्प्योर जो बात करी है वो कास्ट के बारे में बात करी है, और इनकी जो बुक है वो है आपके होमो हार्कसिस। ठीक है, इसमें इनको 11 चैप्टर है, 11 चैप्टर, और अलग अलग तरीके से कास्ट के बारे में इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है। ठीक है, यानी कि आपके आ जाएगा बी में 3rd। नेक्स्ट है आपका द स्ट्रक्चर ऑफ द हिंदू सोसाइटी। हिंदू सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है, ये वाली बुक किसने लिखी है? तो ये बुक आपकी लिखी है एन के बोस ने। इनका भी सिविलाइजेशन का कंसेप्ट रहा है। और नेक्स्ट आपका ऑप्शन है डायलेटिक्स, संघर्षवादी या डायलेटिक्स जो है वो डीपी मुखर्जी ने दिया है। डीपी मुखर्जी आपके मार्क्सिस्ट कहे जा सकते हैं, इंडियन। ठीक है, इसलिए इन्होंने जितनी भी चीजें बताई हैं, इन्होंने बेसिकली जो इनका कॉन्सेप्ट आया है वो ट्रेडिशनल के ऊपर आया है, ट्रेडिशनल वर्सेस आपके मॉडर्निटी। ठीक है, मॉडर्निटी के ऊपर का था कि ट्रेडिशनल में कैसे डायलेक्ट्स होते हैं, संघर्ष होता है। ठीक है, तो सी का हो गया है आपका 2 एंड डी का हो गया है आपका 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69, लुइस डूमा चिंतन की संप्रदाय से। ठीक है, लुइस डूमा का नाम आ गया, और अभी अभी ऑप्शन में भी देखो लुइस डूमा नाम आ गया था। तब मैंने आपको कहा था कि उनका जो प्योर और इम्प्योर की जो थ्योरी आ रही है वो होमो हार्केसिस में लिखा गया है, और उन्होंने कास्ट के बारे में बात करी, और उनका इंडोलॉजिकल जो पर्सपेक्टिव है वो हुआ है, तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा इंडोलॉजिकल। मार्क्सिस्ट जो थ्योरी थी उसका आएगा डीपी मुखर्जी। ठीक है, सिविलाइजेशन में आपके आएगा एन के बोस एंड सुरजीत सिन्हा।
ठीक है। एंड सबअल्टर्न थ्योरी के अंदर आपके आएगा बी आर अम्बेडकर, ठीक है, और डेविड हार्डीमैन, ठीक है। आपको याद रहेगा, ये वाले कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं क्योंकि इनके पर्सपेक्टिव पूछ लिए जाते हैं कि कौन लोग किस पर्सपेक्टिव को बिलोंग करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 की बात कर लेते हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं करता है, ठीक है। इंडोलॉजिकल पर्सपेक्ट डज नॉट इंक्लूडेड, ठीक है, नहीं करता है। देखो इंडोलॉजिकल के अंदर क्या आते हैं, एक तो टेक्स्ट, जितनी भी चीजें हैं वो सारी आपके इंडोलॉजिकल में आएगी। तो एंशिएंट टेक्स्ट आ गए, रिलीजियस मैन्युस्क्रिप्ट आ गई, या एपिक्स आ गई, महाकाव्य, पुराण, ग्रंथ, ये सारी चीजें आपके इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में आती हैं। नहीं आता है वो आता है एम्पिरिकल स्टडीज, ये नहीं आता है, ठीक है। ये आता है अक्सर आपके स्ट्रक्चर एंड फंक्शनलिज्म थ्योरी के अंदर आता है, ठीक है। तो 70 नंबर का जो ऑप्शन आ रहा है, करेक्ट ऑप्शन वो आ रहा है 4। दोस्तों अपने स्टडी को कंटिन्यू करते हुए बूस्टअप कीजिए, सफलता आपकी ही है, डेफिनेटली आप सफल हो जाएंगे। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।